हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के सामने संविधान सभा, प्रमुख संस्थान और मुख्यालय, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, गोलमेज सम्मेलन और विटामिन के बारे में टॉपिक वाइज लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक देखते हैं, संविधान सभा। तो संविधान सभा की पहली बैठक और दूसरी बैठक, 2 बैठक हुई थी संविधान सभा की, जिसमें से पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद दूसरी बैठक पहली बैठक के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था और उपाध्यक्ष बीटी कृष्णामाचारी और एच.सी. मुखर्जी को नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा के बारे में इतनी जानकारी हमारे लिए उपयुक्त है। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन के बारे में हम ये जानते हैं कि विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी और कब की थी, तो 1911 ईस्वी में की थी। तो विटामिन ए के बारे में जानते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गोल्डन राइस, बीटा कैरोटीन, गाजर, दूध और अंडे में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके पहले हम आपको बता दें, जो विटामिन होता है उससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। ये विटामिन शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी और वसा में घुलनशील विटामिन है के, ई, डी और ए। आगे चलते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट हैं। तो विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है और पालिश जो चावल होता है उसमें विटामिन B1 नहीं पाया जाता है। उसके बाद विटामिन B2 के बारे में जानते हैं। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B4 नहीं होता है, B5 होता है। B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है और विटामिन B9 और B12 इन दोनों की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। एनीमिया, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं और विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है। चलते हैं आगे, विटामिन सी के बारे में जानते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग को नाभिक रोग या सेलर डिसीज कहा जाता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून आने लगता है और विटामिन सी जो होता है उसमें दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत आंवला, मिर्च, ये विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है और विटामिन सी जो होता है वो शरीर में संचित नहीं होता है और जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है।
आगे चलते हैं, विटामिन डी के बारे में देखते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। और जो वयस्क होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ऑस्टियो मतलब हो गया हड्डी, और मलेशिया हो गया कमज़ोर होना, अर्थात हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं वयस्कों में, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और बच्चों में रिकेट्स सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के विटामिन डी को, हमारे शरीर में जो विटामिन डी होता है उसे उत्तेजित कर देता है। आगे देखते हैं विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इससे बांझपन या जनन क्षमता में कमी, ये दो रोग होते हैं, तो एक ही रोग है, बांझपन या जनन क्षमता में कमी, ये विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन ई का समृद्ध स्रोत है अंकुरित अनाज और हरी सब्जियां, विटामिन ई के समृद्ध स्रोत हैं। उसके बाद हम विटामिन के बारे में चलते हैं। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, इसे निफ्थोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। विटामिन के का समृद्ध स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां, और हमारे आंत में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर विटामिन कंप्लीट हो चुका है। आगे हम चलते हैं प्रमुख संस्थान और उसके मुख्यालय के बारे में जानते हैं। तो पहला है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और यूएनओ का मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। यूनाइटेड नेशंस के 193 सदस्य देश हैं, और इसमें नवीनतम सदस्य देश साउथ सूडान है। और यूएनओ के महासचिव जो हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। आगे चलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। उसके बाद विश्व बैंक और आईएमएफ के बारे में जानते हैं। तो विश्व बैंक और आईएमएफ का मतलब हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है, और आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944-45 में हुई थी। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और इसकी मुद्रा, विश्व बैंक और आईएमएफ की मुद्रा एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। और आईएमएफ का नवीनतम सदस्य देश एंडोरा है। आगे चलते हैं, सार्क के बारे में जानते हैं। तो सार्क का पूर्ण रूप हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। इसकी हिंदी हो जाएगी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसे सार्क को दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें 8 देश शामिल हैं, और सार्क की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में, और सार्क का मुख्यालय हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में स्थित है। तो सार्क के बारे में हमें इतनी जानकारी पर्याप्त है। आगे चलते हैं, आसियान के बारे में जानते हैं। तो आसियान का पूर्ण रूप हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में
बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है और आसियान के 10 सदस्य देश हैं। आगे चलते हैं, इंटरपोल के बारे में जानते हैं। तो इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी और इंटरपोल का मुख्यालय हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में स्थित है और इंटरपोल का 90वीं बैठक 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। आगे चलते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में जानते हैं जो कि मानव अधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन या यूके में स्थित है। आगे चलते हैं, एडीबी के बारे में जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी और एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। आगे चलते हैं, WTO के बारे में जानते हैं। इसका पूर्ण रूप हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में और 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। WTO के सदस्य देश 164 हैं और WTO के हेड नागोजी ओंकाजा इवेला हैं। आगे चलते हैं, यूनेस्को के बारे में जानते हैं। तो यूनेस्को का पूर्ण रूप हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। आगे चलते हैं, यूनेप। तो यूनेप का पूर्ण रूप हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूनेप की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और यूनेप का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। आगे चलते हैं, ओपेक के बारे में जानते हैं। तो ओपेक का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री के लिए ये ओपेक की स्थापना हुई थी। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी और ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। आगे चलते हैं, यूरोपियन यूनियन के बारे में जानते हैं। तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। आगे चलते हैं, आगे है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का पूर्ण रूप हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यूनिसेफ की स्थापना इसका न्यूयॉर्क, USA में इसका मुख्यालय है। उसके बाद चलते हैं अंकटाड। तो अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। अगला है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो WWF की स्थापना 1961 में हुई थी और WWF का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और इसका प्रतीक चिन्ह रेड पांडा है। आगे चलते हैं, IUCN के बारे में जानते हैं। तो IUCN का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। IUCN रेड डाटा बुक द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है और FATF के सदस्य T राजा कुमार हैं। आगे चलते हैं, IOC के बारे में जानते हैं। तो IOC का पूर्ण रूप हो जाएगा
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में लियोन स्विट्जरलैंड में हुई थी। उसके बाद है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी और WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और WHO के हेड हैं टेड्रोस अधानोम गेब्रियेसस। आगे चलते हैं, ILO के बारे में जानते हैं। तो ILO का मुख्यालय, ILO का पूर्ण रूप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है नाटो। तो नाटो का पूर्ण रूप हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो के 30 सदस्य देश हैं और नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगर है SCO का पूर्ण रूप हो जाएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO की स्थापना 1996 में हुई थी और SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में स्थित है। आगे चलते हैं, आगे है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का पूर्ण रूप हो जाएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय, बिम्स्टेक का मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में स्थित है और बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं। आगे चलते हैं, आगे है 69वां एडिशन ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड। तो 69वें एडिशन ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है 12वीं फेल। इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा बने हैं और ये भी 12वीं फेल फिल्म से संबंधित हैं। आगे है मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। पुरुष का पुरस्कार रणबीर कपूर को मिला है और ये एनिमल फिल्म से संबंधित हैं। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला का पुरस्कार आलिया भट्ट को मिला है और यह राखी और रानी की प्रेम कहानी से संबंधित हैं। आगे है सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार विकी कौशल को मिला है और ये डनकी फिल्म से संबंधित हैं। आगे है सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला का पुरस्कार शबाना आजमी को मिला है और ये राखी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म से संबंधित हैं। अगला है सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार अमिताभ भट्टाचार्य को मिला है और इनकी फिल्म है तेरे वास्ते जरा हट के जरा बच के। अगला है सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम का पुरस्कार एनिमल फिल्म को मिला है। इसमें प्रीतम, विशाल मिश्रा, मनन भारद्वाज, श्रेयस पुराणिक, जानी पुरिंदर, भूपिंदर और बब्बल आदि संबंधित हैं सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम से। आगे है सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का पुरस्कार भूपिंदर बब्बल, अर्जुन बेली को मिला है और ये एनिमल फिल्म से संबंधित हैं। आगे है सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला का पुरस्कार शिल्पा राव को मिला है और ये बेशरम रंग पठान से संबंधित हैं। और लास्ट में है लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार डेविड धवन को मिला हुआ है। तो यहाँ पर 69वां एडिशन ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड 2024 समाप्त हो गया है। आगे है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें से प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में ये हुआ था। उस समय ब्रिटिश सम्राट
जॉर्ज पंचम थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे और वायसराय लॉर्ड इरविन थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन से इतनी है। आगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें से 16 प्रतिनिधि ब्रिटिश राजनीतिक दल से थे, 16 देसी रियासत से थे और 57 राजनीतिक नेता थे। इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन से दल हैं और उनका प्रतिनिधित्व कौन कौन से किए थे। तो इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उदारवादी दल की तरफ से टीबी सप्रू और सीबी चिंतामणि भाग लिए थे और हिंदू महासभा की तरफ से एमआर जयकर और बीसी मुंजे हिंदू महासभा की तरफ से भाग लिए थे। मुस्लिम लीग की तरफ से सर आगा खां, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से भाग लिया था। और दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। एंग्लो इंडियन की तरफ से के.टी. शाह ने भाग लिया था, के.टी. पाल ने भाग लिया था। सिख की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा क्योंकि इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने के लिए किया गया था, लेकिन ये असफल रहा। इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसमें लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगें मानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी भी शर्तें कुछ हैं, उसे भी माननी पड़ेगी। इसमें लॉर्ड इरविन ने शर्त रखी कि गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेंगे और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो गांधी जी ये बात मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है और वहीं पर होता है लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। इसमें वायसराय बदल जाते हैं, लॉर्ड वेलिंगटन हो जाते हैं और सम्राट जॉर्ज पंचम ही रहते हैं और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड रहते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन से प्रतिनिधि ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से एकमात्र महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महिलाओं की तरफ से सरोजिनी नायडू और बेगम जहां आरा शाहनवाज ने भाग लिया था। राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। दलित वर्ग की तरफ से भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था और मुसलमानों की तरफ से आगा खां, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये पूछता है कि गांधी जी जब लंदन गए थे तो किस जहाज़ से गए थे। तो जहाज़ का नाम था SS राजपूताना। तो गांधी जी लंदन SS राजपूताना नामक जहाज़ से गए थे और किस हाल में ठहरे थे। तो किंग्सले हाल में ठहरे थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। गांधी जी लंदन से आकर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं, इसलिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुणे के यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए लॉर्ड इरविन भीमराव अंबेडकर द्वारा मांगी गई दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को कहते हैं कि मानेंगे। इसलिए गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। इसके बाद
गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को होता है, जिसमें दलितों को 71 सीट की जगह 147 सीट दे दी जाती है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पृथक निर्वाचन प्रणाली को वापस ले लेते हैं। उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में। इसमें सम्राट जॉर्ज पंचम थे, प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड और वायसराय लॉर्ड इरविन थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग नहीं लिया। इंग्लैंड की जो लेबर पार्टी थी उसने भी भाग नहीं लिया। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना को आमंत्रित नहीं किया गया था और दलित वर्ग का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। इसमें तेज बहादुर सप्रू ने उदारवादियों का नेतृत्व किया था और महिलाओं की तरफ से बेगम जहां आरा शहनवाज गई थी। तो इसमें बहुत सारे लोग अनुपस्थित थे या बहुत सारे लोगों को बुलाया नहीं गया था, तो इसलिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन ख़त्म होता है और जितने टॉपिक हम लिए थे वो भी ख़त्म होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, अपनी राय और विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।